हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिव्य प्रकाश। मेरा नाम है करण निगम और हम आज कवर करेंगे स्टडी जेम्स की डीएसए सीरीज का पहला लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर लूप्स के बारे में, देन एरे एंड वेक्टर्स। और मैं कवर करूंगा सेट एंड मैप्स एंड सम सी प्लस प्लस के कुछ मैं एसटीएल्स आप लोगों को बताऊंगा। देन मैं तुम आप लोगों को शॉर्टिंग एल्गोरिदम बताऊंगा। मैं आज कवर करने वाला हूँ तीन टाइप की शॉर्टिंग एल्गोरिदम: सिलेक्शन शॉर्ट, देन मैं कवर करूंगा बबल शॉर्ट, देन मैं कवर करूंगा इंसर्शन शॉर्ट, और मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा मर्ज शॉर्ट का। तो पहला है हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? A data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used effectively. बेसिकली जो हम लोगों का डेटा स्ट्रक्चर है वो एक वे है, एक जरिया है हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने का। जब हम इस तरीके से कि जब हम लोगों का उसका नीड पड़े या फिर कुछ भी हो तो हम उसको कम से कम समय में एक्सेस कर पाएँ और उसको स्टोर करने में कम से कम समय लगे। तो वही है हम लोगों के पास है बेसिकली। आइए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर। तो डेटा टाइप्स, लोगों के पास तीन तरीके के डेटा हैं: प्राइमरी, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। तो पहला है हमारा प्राइमरी, दूसरा है हमारा डिराइव्ड और तीसरा है हमारा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड प्राइमरी डेटा टाइप्स में हम लोग के पास है इंटीजर, कैरेक्टर। ये सब चीज़ें आप लोग जब फर्स्ट सेम में आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो उस समय भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। डिराइव डेटा टाइप्स में आती हैं एरेज, वेक्टर्स, स्टैक, क्यू, ये सब चीज़ हैं। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बेसिकली होते हैं जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को किसी भी एक स्टूडेंट का डिफरेंट डेटा स्टोर करना है लाइक नेम, रोल नंबर, उसका एज, ये सब चीज़ें, तो अगर हम लोग कोई भी एक पार्टिकुलर डेटा टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर ये सब यूज कर रहे हैं तो हम लोग या फिर नंबर्स स्टोर कर सकते हैं या फिर ओनली कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स यूज करते हैं जिसमें हम लोग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जैसे में इसको हम लोग स्ट्रक्ट, जो कि आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा, और क्लास जो कि सी प्लस प्लस में होता है, हम लोग ऊप्स में यूज करते हैं इसको। तो इसके से भी हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। जैसे में हर काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वैसे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। तो उनमें से बेहतर तरीका कौन है? तो कोडिंग में बेसिकली जो तरीका सबसे कम समय में काम करे और कम से कम स्पेस ले, वही हम लोगों का बेहतर तरीका होता है। उसको हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है हम लोगों का इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑन विच द एल्गोरिदम इज रनिंग ऑन। जैसे जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं वो मशीन डिपेंडेंट ना हो, वो हर मशीन में चले और सेम आउटपुट प्रोवाइड करे। देयर शुड बी अ डायरेक्ट रिलेशन विद द साइज ऑफ इनपुट। अगर हम लोग बड़ा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तब तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, पर अगर हम लोग कुछ छोटा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का टाइम कम लगना चाहिए।
ऐसा नहीं कि वो एक फिक्स कांस्टेंट लार्ज टाइम में ही फिनिश कर रहा हो। और तीसरा है हम लोग का देयर शुड बी एनी नॉट एनी एम्बिग्विटी, बेसिकली जो हमारा कोड होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी उसे पढ़ सके। ऐसा ना हम कोड लिखे जो सिर्फ हम ही पढ़े या फिर कुछ दिनों के बाद हम ही भूल जाए जो हम ही ने क्या लिखा था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहला है, हम लोग के पास कुछ एग्जांपल्स हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। जैसे में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम, जैसे में हम लोग दो नंबर्स ले रहे हैं A10 B15 और इसका सम प्रिंट कर रहे हैं, तो इसमें बस ये एक एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही बिग ऑफ 1 में ये कंप्लीट हो रहा है, ये बस एक बार चल रहा है। पर अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक लूप से, लूप आप लोग आगे पढ़ेंगे, बेसिकली ये एक तरीका होता है एक से ज़्यादा बार किसी भी प्रोग्राम को रन करने का। तो अगर हम लोग इसको n टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग लूप यूज कर रहे हैं, इसमें ये n टाइम्स चल रहा है। जैसे मैं ये स्टडी जैम है, ये ऐसे करके DSA स्टडी जैम्स ऐसे करते 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 ये टोटल n टाइम्स प्रिंट होगा। तो इसमें हम लोगों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, खर्च हो रहा है, वो बेसिकली बिग ऑफ n हो रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोगों का दो लूप्स हैं। पहला है हम लोगों का इंट i इक्वल टू 0 से n तक चल रहा है, दूसरा लूप भी j इक्वल टू 0 से n तक चल रहा है। तो जब अगर हम इसका ड्राई रन करेंगे इस कोड का, तो सबसे पहले हम लोगों का है i इक्वल टू जो 0 से लेके i हमारा वो n-1 टाइम्स चलेगा, क्योंकि i इक्वल टू n पे ये इनवैलिड हो जाएगा। और हर i के लिए जो हमारा j है वो 0 से लेके n-1 टाइम्स चलेगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमारा जो पहला वाला जो कंडीशन है ये हमारा n टाइम्स चल रहा है टोटल लूप। i इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो j है वो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये जो कंडीशन है वो n-1 टाइम्स चल रहा है। अगर हम i इक्वल टू 2 कंसीडर करें तो ये हमारा j इक्वल टू 1 के लिए आउटपुट, सॉरी 2 के लिए आउटपुट देगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, ऐसे करते करते n-1 तक। तो ये जो हमारा है वो n-2 टाइम्स चलेगा। ऐसे ही जो हमारा लास्ट वाला है वो एक बार चलेगा। तो अगर हम इसमें टोटल अगर आउटपुट कंडीशंस को देखें तो ये हम लोगों को मिल रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते n-2 n-1 और ये हमारा n तक चल रहा है। टोटल इसमें जो टर्म्स हम लोग को मिलते जाएंगे जितने बार हम लोग ये इनपुट ले रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा वही n इंटू n+1/2, ये हमारा बिगो ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। इसमें हम लोग ऐसे हो रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम लोगों का जो i है वो 1 से शुरू हो रहा है और ये लेस देन 8 तक जा रहा है। n का वैल्यू इसमें हमारा 8 दिया हुआ है। ये है हम लोग का लॉगरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी। इसको देखते हैं। जैसे में यहाँ पे हम लोग का है i इक्वल टू 1, इस पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर i इक्वल टू, अब ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो i का वैल्यू 2 होगा, इस पे बढ़ जाएगा। फिर i का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा, इस पे प्रिंट होगा। फिर i का वैल्यू यहाँ पे 8 होगा, इस पे प्रिंट हो जाएगा। ये लूप, सॉरी 8 होगा। फिर यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि i जो है हमारा लेस देन n है, मतलब लेस देन 8, मतलब टोटल 3 बार ही हमारा लूप चलेगा। तो यहाँ पे तो ये दिया हुआ है, बट अगर हम लोग अगर एक जनरलाइज केस कंसीडर करें तो अगर हम मान, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे से में ये हमारा 2 का पावर 0 कंसीडर इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और ये 2 का पावर 3 ऐसे है। तो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर कुछ 2 का पावर k रहा होगा जब ये लूप खत्म हुआ होगा, लाइक 2 के पावर k और ये जो n का वैल्यू है ये n के बराबर हो गया होगा। तो यहाँ से अगर हम k निकालें
तो ये आएगा हमारा log ऑफ 8 to the base 2, इसका वैल्यू आएगा 3। तो यहाँ पे ये जो है हमारा 3 बार लूप चल रहा है, मतलब ये हम लोग का लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हो रहा है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो जैसे में ये एग्जांपल है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बिग ऑफ एन स्क्वायर अगर कंसीडर कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा वैसे ही ऑक्यूपाई होते जा रहा है एन स्क्वायर टाइम्स। ऐसे ही इस केस में 3 बार ये प्रिंट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि इसमें हम लोग कोई किसी वैल्यू को स्टोर कर रहे होते, तो अगर कुछ स्टोर कर रहे होते तो उसमें भी 3 बार ही हम डेटा को स्टोर करते, तो इसमें भी हम लोग का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n ही होता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। अब इसमें हम लोग जितने भी अब तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, अभी तक हम लोग 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ चुके हैं, लाइक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर से एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और बिग ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, और एक और है बिग ऑफ लॉग एन। बेसिकली यहाँ पे जब देखिए हम लोग कोई x को ले रहे हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस वन, कोई भी x वेरिएबल है, इसमें कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये जो है वो कांस्टेंट टाइम बस ये एक बार चल रहा है। उसके बाद से ये जो हमारा पहला लूप है, ये लूप का काम क्या है कि जो ये कुछ हमारा जो m, मान लीजिए कोई अगर हम कोई वेरिएबल लिए हैं, मान लीजिए अगर हम लोग कुछ इंट कैपिटल M ले लिए हैं 1 और इंट स्मॉल m ले लिए हैं 2, तो इसमें जो है m हमारा है वो इससे बार बार मल्टीप्लाई होते जा रहा है, मतलब m को बार बार हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा दूसरा लूप है, ये भी n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, पर इसके अंदर जो ये है ये कांस्टेंट टाइम में है, बट ये n टाइम्स ये लूप चलेगा। फिर अगर हम लोग आते हैं तीसरा में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है वो लूप के अंदर लूप है, तो यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही होगी। तो यहीं पे अब इस प्रॉब्लम का अगर हम लोग टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो फर्स्ट कांस्टेंट टाइम, फिर बिग ऑफ 1, फिर बिग ऑफ एन स्क्वायर, तो ये टोटल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। हमेशा हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो हायर ऑर्डर के टर्म्स में लेते हैं। अगर यहीं पे कोई ऐसा टर्म होता जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एन क्यूब में होता, तो इसका ये ना हो कि ये बिग ऑफ एन क्यूब हो गया रहता। तो हमेशा हम लोग बड़े टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो उतना ज़्यादा वो कवर तो कर ही रहा है। अब हम लोग आते हैं आगे लूप्स के ऊपर। हम लोगों को जो लूप्स होते हैं, लाइक जो भी फॉर्म, इसका काम क्या होता है कि बार बार किसी भी रिपीटेशन के लिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक बार आप कुछ प्रिंट कर दीजिए, लाइक हेलो एवरीवन, आपको एक बार प्रिंट करना हो, तो आप नॉर्मली से सी आउट करके आप प्रिंट कर देंगे और वो प्रिंट हो जाएगा। पर अगर आपको मैं बोलूँ 100 बार प्रिंट करिए आप, तो आप बार बार 100 बार तो सी आउट तो लिखेंगे नहीं ना, तो इसके लिए हम लोग लूप्स यूज करते हैं। हम लोग के पास 3 तरीके के लूप हैं, एक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप हमारा एंट्री कंट्रोल होता है, और डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल होता है। इसका मतलब क्या आते हैं, आइए देखते हैं। जैसे में हम लोगों का फॉर लूप है, फॉर लूप में हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, लाइक यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इंट आई इक्वल टू 0। फिर हम लोग टेस्ट एक्सपेरिमेंट, जो हम कंडीशन देते हैं इसमें कि यहीं तक हमारा लूप चलेगा, और फिर हम इसको अपडेट करते हैं, लाइक आई प्लस प्लस करते हैं। तो इस तरीके से होता है ये। पहले हम हमारा आई इनिशियलाइज होता है, फिर ये चेक करता है कि क्या आई हमारा एन से छोटा है, अगर हाँ है तो फिर ये प्रिंट करो और आई को बढ़ा दो। तो बेसिकली ये ऐसे काम करता है। वाइल लूप में क्या होता है कि हम लोग कोई कंडीशन देते हैं, इसमें जो इंटीजर है या फिर जो भी है कंडीशन, वो बाहर ही डिफाइन रहता है। लाइक अगर हम लोग बाहर ही इनिशियलाइज कर देते हैं
लाइक हम लोग इंट आई इक्वल टू 0 लूप के बाहर ही कर देते हैं, और लूप में बस हम लोग उसका कंडीशन चेक करते हैं। लाइक अगर हम लोग को चेक करना है तो आई लेस देन एन हम लोग यहाँ करेंगे, और लूप के अंदर हम लोग इसको इंक्रीमेंट करते रहते हैं, तो हमारा ये वाइल लूप होता है। अब आता है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं बाहर कहीं पे, फिर हम लोग स्टेटमेंट देते हैं अंदर जो हम लोग को काम कराना होता है, फिर अपडेट करते हैं, और उसके बाद से हम कंडीशन देते हैं कि चेक करने के लिए। तो इसमें इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि कम से कम एक बार हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल ही जाता है, अगर कंडीशन गलत भी होता है उस केस में भी। ऐसे में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये इंट आई इक्वल टू 0 है। अब इसमें हम लोग आई को प्रिंट कर रहे हैं और आई को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए ये इनिशियलाइज कर दिए हम लोग इसको, यहाँ पे हम लोग ये आई को यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर चुके हैं। उसके बाद से जो हमारा एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं स्टेटमेंट, और ये हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं हम अपनी आई के वैल्यू को, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे मैं पहले आई हमारा 0 है तो पहले हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा, पहले हमारा आई 0 था अब 1 हो गया। 1 होने के बाद से अभी फिर ये चेक होगा क्या ये कम है, हाँ है, तो उस केस में फिर से जाएगा और ये हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 1। 1 प्रिंट हो गया, फिर क्या होगा कि आई इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करेगा तो फिर से ये आई हमारा यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से कंडीशन चेक होगी कि क्या ये कम है, तो हाँ है, फिर उसके बाद से हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद से ये 3 हो जाएगा, फिर से क्या होगा कि ये चेक होगा क्या 3 कम है, हाँ है, तो फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से चेक करेंगे हम लोग 4 5 से कम है, हाँ है, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे आएगा और इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या 5 5 से कम है, नहीं है, तो ये हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा 0 1 2 3 4। पर अगर मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे i इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, एक ऐसा आप लोग केस कंसीडर करिए जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे i का वैल्यू मैंने 6 इनिशियली रखा हुआ है, तो पहले तो ये डू काम कर देगा, पहले ये 6 को प्रिंट कर देगा, 6 को इंक्रीज करके यहाँ से 7 कर देगा, फिर ना चेक करेगा क्या 7 मेरा 5 से छोटा है, हाँ है, हाँ है, तो ये लूप को बंद कर, तभी भी हम लोग को तो एक बार आउटपुट मिल ही जाएगा। ये सेम हम लोगों का वाइल लूप है। इसमें क्या होता है, एंट्री कंट्रोल्ड होता है, हम लोग पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब इस केस में हम लोगों को पहले 0 फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके लोगों का प्रिंटिंग होते जाएगा। अब हम लोग आते हैं एरेज के ऊपर। An array is a collection of items of same data type stored at contiguous memory location. Basically array जो है वो एक array को आप लोग मान सकते हैं जैसे मैं ट्रेन के कोचेज को, जैसे में आप लोग ट्रेन के डब्बों को देखते होंगे वो एक से एक ऐसे अटैच्ड होते हैं, वैसे ही हमारा एरे होता है। एरे में क्या होता है कि हम लोग सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे में मान लीजिए कि अगर हम लोग कैरेक्टर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो कैरेक्टर में हम लोग बस एक कोई ए बी सी कुछ स्टोर कर सकते हैं। हालांकि हम लोग के पास स्ट्रिंग होता है स्टोर करने के लिए, हम लोग आप लोग आगे पढ़ेंगे, पर अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग को कुछ ऐसे स्टोर एक एक कैरेक्टर करके स्टोर करना हो, तो हम लोग उसमें एरे यूज करेंगे कैरेक्टर का, जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। वैसे स्ट्रिंग भी आपका एक वो एरे ऑफ कैरेक्टर ही होता है। आते हैं इसमें क्या होता है कि ये लाइन क्या बोल रही है कि स्टोर्ड एट कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे हम लोगों का जो डेटा है वो स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग का जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट डेटा लेता है,
तो पहला डेटा 200 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ, तो दूसरा 201 पे, फिर तीसरा 202 पे। तो एस इसमें है कि द एरे हैज अ फिक्स्ड साइज, मीनिंग वंस द साइज इज गिवन टू इट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब देखिए बात इसमें ये है कि हम लोग एरे का साइज एक बार जब डिफाइन कर दिए, फिर हम लोग एरे को रीसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो कंप्यूटर होता है बेसिकली, जब हम लोग किसी एरे को डिफाइन करते हैं तो हम लोग का जो कंप्यूटर होता है अपने मेमोरी में उतना स्पेस सर्च करता है, कंटिन्यूअस स्पेस, और उस स्पेस में हम लोग का एरे को स्टोर कर देता है। अब अगर हम लोग एरे को इंक्रीज कर रहे हैं, रिसाइज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसी लोकेशन में आगे का स्टोरेज खाली हो। लाइक अगर 206 तक स्टोर हुआ है तो 207 खाली है या नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से हम लोग एरे को इंक्रीज या एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एरेज के ऊपर। बेसिकली हम लोग एरे को डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मली। अगर एरे जो होता है हमारा, वो दो तरीके का होता है। एरे जो हमारा है वो मतलब, एक हो गया हमारा वन डायमेंशनल एरे, फिर एन डायमेंशनल एरे। इसमें हमारा n2 3 4 कुछ भी हो सकता है, n1 भी हो सकता है, मतलब एक वो बताने का ये था। इसका जो डिफाइन करने का तरीका होता है, पहले हम लोग इसमें डेटा टाइप करते हैं, फिर हम लोग एरे का नाम देते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग इसका साइज भी दे सकते हैं, जो भी हम लोग को साइज चाहिए ये। अब इसमें हम लोग आगे जाके इसको अगर मान लीजिए कि अगर आप लोगों को कस्टम इनपुट लेके करना है, तो वैसे आप लोग लूप लगा के सीन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डिफाइन करना है तो आप यहीं पे, जैसे में मुझे अगर दो साइज का एरे डिफाइन करना हो, तो आप यहीं पे 1 2 स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ कंपलसरी नहीं होता है साइज डिफाइन करना। अगर आप लोग यहीं पे डिफाइन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उतना साइज ले लेगा, और अगर आप लोग इनपुट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है हम लोग के जो कोर्स में है 2D एरे। 2D एरे में बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 2D एरे को कैसे डिफाइन करते हैं। तो 2D एरे में हम लोग, जैसे में इंट x इक्वल टू 3 4, ये 3x4 का मैट्रिक्स आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें 1 2 3 रोज हैं, और आपके पास 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। अब अगर हम लोग डायरेक्टली अगर एक कंटिन्यूअस वे में अगर सारे एलिमेंट्स को लिख दें, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेता है, और अरेंज करके ये स्टोर कर देता है। जैसे में 3x4 है तो हम लोग इसमें 12 एलिमेंट्स देंगे, तो इस केस में ये यहाँ से पार्टीशन हो जाएगा, फिर 5 6 7 8 9 10, सॉरी, ये हमारा यहाँ पे 0 1 2 3, फिर 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, ये हम लोगों को ऐसे ये स्टोर हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके। या फिर हम लोग इसको पार्ट वाइज करके भी कर सकते हैं, एरे ऑफ एरे करके। या फिर हम लोग इसका साइज डिफाइन कर दिए, फिर हम लोग एक लूप चलाएं 3 के लिए, फिर जे 4 के लिए, और फिर हम लोग इसको कुछ भी इसमें इनपुट लेते जा रहे हैं। ऐसे में हम लोग इनपुट का अगर हम बात करें, तो हम लोग को इनपुट लेना है। तो इनपुट लेना है एरेज में। तो अब ये हमारा यहाँ पे आप एरे मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हम लोग के पास 12 लोकेशंस हो गए। अब इसको हम लोग को फिल करना है। तो जो आई हमारा है, ये आई इक्वल टू 0 हो गया, ये आई इक्वल टू 1 हो गया, ये आई इक्वल टू 2 हो गया,
ये हमारा z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2 और ये z इक्वल टू 3 हो। ये ऐसे होता है 0 to n-1। जो एरे में जो इंडेक्सिंग होती है हमारी, वो 0 से स्टार्ट होके और n-1 तक जाती है। अगर हम लोग n साइज का एरे डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हमारा इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 to n-1 होता है। तो हम लोग को अगर एक्स ऑफ आई जे बेसिकली इसमें आई प्लस जे हो रहा है, तो पहले आई इक्वल टू 0 हुआ, अब उसमें जे इक्वल टू 0, आई 0 जे 0। अब एक्स ऑफ आई जे जो होगा वो आई प्लस जे, तो यहाँ पे जो है हमारा 0 स्टोर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग का जे 0 के बाद से 1 हुआ, 1 होने के बाद आई 0 जे 1, यहाँ पे हम लोग का 1 हो गया। फिर सिंपली आई 0 जे 2, तो इसमें हम लोग का 2 हो गया, फिर 3। ऐसे करते करते हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ऑन एरे बेसिकली। तो मैंने लीड कोड खोल लिया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है एरे का। ये लीड कोड बेसिकली कोडिंग कम मतलब सी बी प्लेटफॉर्म है, आप लोग इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे आगे जाके। तो इस पे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, जो कि काफ़ी सही है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। बेसिकली ये बता रहा है कि हम लोगों के पास एक एरे है n साइज का, और उसमें से एक स्लाइड ले लेते हैं। हम लोग के पास एक एरे है n साइज का, और उसमें जो नंबर स्टोर्ड हैं वो कुछ 0 to n तक के नंबर हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। और इसमें से कोई एक नंबर हम लोग का मिसिंग है, तो इसको हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है। तो यही हम लोग का प्रॉब्लम है। तो इसके बेसिकली आपके पास दो तरीके हैं। पहला है कि हम लोग के पास टोटल n नंबर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप चला लेंगे और उसमें हम लोग नंबर्स को सम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, सबसे पहले हम लोग साइज ले रहे हैं, फिर ये इसमें जैसे में हम इसके आगे जस्ट थोड़ी देर बाद आप लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स में, ये एरे नहीं वेक्टर है, तो ये कुछ STLs हैं वेक्टर्स के, जिससे वो साइज निकल जाता है। अब हम लोग नॉर्मली लूप चला रहे हैं जो हम लोगों का एरे का साइज है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक इंट सम इक्वल टू 0 डिफाइन कर देते हैं। हम लोग इसमें सम को नम्स ऑफ आई का सम करते जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से टोटली सम होते जाएगा, और हम लोग को पता है कि टोटल जो सम होगा हमारा n नंबर्स का, टोटल सम वो n इंटू n+1 बाई 2 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल को सम से माइनस करके रिटर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो इसमें जो हम लोगों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो खर्च हो रहा है वो लूप में O ऑफ n, और फिर उसके बाद से O ऑफ 1 यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल इस प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही है।
इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, जैसे मैं आप लोग इसको सॉर्ट कर देंगे। वैसे सॉर्टिंग तो आपको आगे बढ़ना, चलिए इसको आप लोग सॉर्ट कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि कहाँ पे ये नहीं है। जैसे में हमने इसको सॉर्ट कर दिया कुछ मेथड लगा के, जो आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये n इक्वल टू 5 है, ठीक है, और इसमें से 4 गायब है, ठीक है, सिर्फ 5 है, फिर इधर 6 कुछ आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉर्ट कर देंगे और फिर लूप चलाएंगे। अब हम लोग जब आएंगे ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट, टू, थ्री, फोर्थ, अब फोर्थ इंडेक्स पे 5 है, तो यहीं पे हम लोगों का गलत हो जा रहा है और ये रिटर्न कर देगा 4 को, ये 4 ही मिसिंग है इसमें। इस तरीके से हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं वेक्टर्स को, जो अभी आप लोगों ने देखा। तो आते हैं हम लोग वेक्टर की स्लाइड पे, वेक्टर्स। वेक्टर जो होता है हमारा, वेक्टर इज अ डायनेमिक साइज्ड एरे। इसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे में इसमें वो कोई प्रॉब्लम इंटीजर एरे जैसा नहीं होता है कि हम लोग को एक फिक्स साइज का बना दिया तो बना दिया, फिर उसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग वेक्टर के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे एचटीएल्स हैं, तो जिसके वजह से हम लोग बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं जो एरेज में पॉसिबल नहीं। जैसे मैं आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज किया था, तो हम लोग एरे का अगर निकालना चाहे तो हम लोग पूरे साइज ऑफ एरे करेंगे, फिर साइज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ एरे करके डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। और इसमें हम लोग सीधे नम्स डॉट साइज से हम लोगों ने निकाल लिया था। पहले आते हैं हम लोग वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो वेक्टर को करने के लिए पहले हम लोग को एक इसको इंक्लूड करना पड़ता है, हैशटैग इंक्लूड वेक्टर। उसके बाद से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर वेक्टर इंट वी, ये एक एम्प्टी वेक्टर है इंटीजर्स का। वेक्टर इंट वी 10, ये एक वेक्टर है जिसमें 10 साइज का, जिसमें मेमोरी एलोकेट हो गया, ये 10 साइज का वेक्टर बन चुका है, जिसमें सारे एलिमेंट्स इसके 0 है। इस तरीके से वेक्टर ऑफ कैर एच, ये हो गया हम लोगों का साइज। और अगर हम लोग कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहें तो ये हम लोग का एक 10 साइज का कैरेक्टर का एरे बन गया, जिसमें वेक्टर जिसमें हर एलिमेंट h के बराबर है, ऐसे करके। अब आते हैं हम लोग को अगर वेक्टर में कुछ इनपुट करना होता है तो हम लोग इसमें पुश बैक कर सकते हैं। अगर हम लोग को पीछे से कुछ इनपुट करना होता है, जैसे में हम लोगों ने ये वेक्टर बनाया 3 साइज का, 0 1 2 3, इसमें मान लीजिए एक्स, ये वाई, ये जेड, ये डब्ल्यू कुछ है। अब हम लोग इसके आगे फिर पी इंसर्ट करना चाहते हैं इसके पीछे से, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वी डॉट पुश बैक पी, तो इसके पीछे हम लोग को पी इंसर्ट हो जाए। सिंपली अगर हम लोग को कोई चीज़ यहाँ से पीछे से डिलीट करनी है तो हम लोग पॉप बैक का यूज करते हैं। इसमें हम लोग का कोई एक पीछे से डिलीट हो जाता है। पूरा वेक्टर को डिलीट करना हो तो ये इरेज ऑल कंटेंट हो जाता है। इसमें हम लोग का एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज होता है, वी डॉट साइज आपने यूज देखा ही। फिर आता है हम लोग का ऑपरेटर्स। हम लोग वेक्टर के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एरेज के जैसे। जैसे में अगर हम लोगों को x को एक्सेस करना हो तो v ऑफ 0 उसका इंडेक्स देते जाएंगे, v ऑफ 1 y के लिए, z के लिए v ऑफ 2, ऐसे करके हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है हम लोग के इटरेटर्स। इटरेटर्स जो है हम लोगों के वो
इटरेटर्स आर यूज टू पॉइंट एट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एसटीएल कंटेनर्स। तो हम लोग के जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं सी प्लस प्लस में, तो उसमें जो हम लोग इटरेटर्स यूज़ करते हैं मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करने के लिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेक्टर है v 10 15 12 5 10, और हम लोगों को इसके फर्स्ट को एक्सेस करना था। एक तो तरीका हो गया v ऑफ 0 करके, तो ये डायरेक्टली हम लोग को एलिमेंट को एक्सेस करवा देगा। बट अगर हम लोग इटरेटर के थ्रू करना चाहें तो वेक्टर इंट इटरेटर ऑफ इट v डॉट बिगिन कर सकते हैं। तो इससे जो 10 जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, जो उसका एड्रेस है, वो इटरेटर पे इट पे आ जाएगा। और ये हम लोग इसको एक एज अ पॉइंटर यूज़ करके, अगर हम लोग पॉइंटर को प्रिंट करें तो हम लोगों का वो वैल्यू आ जाएगा। फिर अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ये समथिंग एक्स पे है तो ये एक्स प्लस 4 पे होगा, तो ये आई टी प्लस प्लस करने पे ये यहाँ पे आ गया तो 15 प्रिंट हो गया। अब फिर यहाँ पे ये एक्स माइनस माइनस करने पे ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे फिर से 10 आ गया। तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग आई टी प्लस 3 किए तो ये 3 मेमोरी लोकेशन बढ़ के 5 के पास आ गया, और ये हम लोगों को प्रिंट हो गया। वेक्टर्स में कुछ एस टी एल्स हैं, जैसे में वी डॉट बिगिन, ये हम लोगों को यूज होता है बिगनिंग को रिटर्न करने के लिए एंड लास्ट एलिमेंट करने। बहुत सारे हैं, जैसे में अगर हम लोगों को इसमें वेक्टर का एक और बेनिफिट है, मान लीजिए कि ये है 10 15 12 18 कुछ है, ये 0 1 2 3। अब हम लोग को सेकंड इंडेक्स पे कुछ और इंसर्ट करना है, मतलब 12 रखना चाहते हैं बट कुछ और हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग नॉर्मली वी डॉट इंसर्ट से कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे हम लोग इसमें पोजीशन दे सकते हैं और यहाँ पे एलिमेंट दे सकते हैं। इस तरीके से भी हम लोग इसमें इंसर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो कि है पेयर। पेयर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम दो डिफरेंट या सेम टाइप की वैल्यूज़ को हम एक साथ स्टोर करते हैं। एक जैसे कि एक की वैल्यू पेयर होता है, उस टाइप में हम एक ग्रुप में स्टोर करते हैं। जैसे कि हमें मान लो स्टोर करना है तो कि कोई भी स्टूडेंट है उसका नेम और उसका रोल नंबर हमें स्टोर करना है एक में, तो हम उसके लिए पेयर यूज़ करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे एक पेयर, जो कि एक पेयर डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे स्टोर करना है एक स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग स्टोर करना है और एक मान लो रोल नंबर स्टोर करना है जो कि एक इंटीजर है। देन हम उसमें पेयर पी डॉट फर्स्ट में हम उसकी नेम स्टोर कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि मेरा नाम करण है तो मैं अपना नाम स्टोर करता हूँ, और देन हम उसमें स्टोर करेंगे अपना रोल नंबर। और हमें मान लो इसको एक्सेस करना है तो हम स्टोर करेंगे, अगर हम इसे एक्सेस करना है तो हम उसकी फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करेंगे। इसके जो नेम वेरिएबल नेम है उसके डॉट फर्स्ट से हम उसकी फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करेंगे, और उसकी सेकंड वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम उसमें जाएंगे और पी डॉट सेकेंड कर देंगे, उससे हमें उसकी सेकंड वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। और हम चलिए हम और इसमें हम जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो उसकी वैल्यू सेम टाइप की भी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर सेम डेटा टाइप की वैल्यूज़ हैं, और हम इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो हम इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है सेट। सेट सेट एक ऐसा कंटेनर है या एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है किसी भी एलिमेंट की यूनिक कॉपी को। और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट हम जो डिक्लेयर करते हैं वो स्टोर करता है असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर हमें बिना किसी ऑर्डर के स्टोर करना है वैल्यूज़ को तो हम यूज़ कर सकते हैं एक अनऑर्डर्ड सेट को, जिसको हम डिक्लेयर करते हैं अनऑर्डर्ड सेट। जैसे कि हमें इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना है तो हम अनऑर्डर सेट इंट और एस टी, इससे हमारा एक अनऑर्डर्ड सेट डिक्लेयर हो गया। सेट हम एक इंटीजर टाइप या स्ट्रिंग टाइप किसी भी डेटा टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी और कुछ हम सब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन सेट के देखते हैं। जैसे कि हमें कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि इंसर्ट कर देता है वैल्यू को सेट में अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं है तो। और दूसरा फंक्शन हमारा है इरेज। इरेज जो होता है किसी भी सेट से किसी एक वैल्यू को इरेज करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा फंक्शन है काउंट।
काउंट यूज होता है कि हमें चेक करना है कि कोई भी वैल्यू सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रू या 1 रिटर्न करता है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वह 0 या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हमें सेट के सारे एलिमेंट को क्लियर करना है तो उसके लिए हम सेट डॉट क्लियर st डॉट क्लियर एक डेटा एक फंक्शन यूज करते हैं। और अगर हमें सेट के साइज का पता करना है तो हम यूज करेंगे st सेट डॉट साइज, उससे हमें सेट के साइज का पता चल जाएगा। फिर एक और फंक्शन होता है st डॉट फाइंड। फाइंड जो है एक हमें इटरेटर रिटर्न करता है, जिससे कि हम पता कर जो हमें रिटर्न करेगा कि जो हमने एलिमेंट सर्च किया है उसकी हमें लोकेशन रिटर्न करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सेट में किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम अगर फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम उसके लिए यूज करते हैं ऑटो आई टी एस टी डॉट बिगिन। ऑटो आई टी जो होता है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है कि किस टाइप की वैल्यू सेट में स्टोर है। या फिर हम जैसे अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंट आई टी और हम वहाँ पे जाएं एस टी डॉट बिगिन से, यानी फर्स्ट वो जो वैल्यू है सेट की उससे इनिशियलाइज हो जाएगा हमारा आइटरेटर। देन हमें अगर आगे बढ़ना है सेट में और आगे की वैल्यूज एक्सेस करनी है तो हम आई टी प्लस प्लस या प्लस प्लस आई टी कर सकते हैं। ये एक पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और एक ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। देन हमें वैल्यूज मान लो पीछे जाना है तो हम यूज कर सकते हैं आई टी माइनस माइनस या माइनस माइनस आई टी। ये सब लॉग एन टाइप में हो जाता है एक नॉर्मल सेट में, जो कि एक ऑर्डर सेट होता है। देन कुछ और फंक्शन है जो सेट आइटरेटर्स के होते हैं, जैसे कि सेट डॉट फाइंड वो रिटर्न करता है एक आइटरेटर जिस एलिमेंट को हमने सर्च किया है सेट में। देन और कुछ और फंक्शन है जैसे कि एस टी डॉट लोअर बाउंड। एस टी डॉट लोअर बाउंड रिटर्न करता है इसमें हम एक पैरामीटर पास करते हैं एक्स, जो जिस एलिमेंट को हमें सेट में से फाइंड करना होता है वो रिटर्न करता है आइटरेटर उस फर्स्ट एलिमेंट का जो कि एक्स के बराबर है या एक्स से बड़ा है। अगर नहीं मिलता है, अगर ऐसा एलिमेंट कोई प्रेजेंट नहीं है तो वो -1 रिटर्न कर देता है। देन एक अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड एक आइटरेटर रिटर्न करता है जो कि पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को जो कि एक्स से बड़ा हुआ है, जस्ट बड़ा है। देन लास्ट फंक्शन हमारा आता है एस टी डॉट इरेज, जो कि इरेज कर देता है जितने भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि सेट का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। अपना पहला सेट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है कंटेन डुप्लीकेट। इसमें जैसे कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें हमारे पास एक इंटीजर एरे है नम्स, जिसमें हमें रिटर्न करना है कि अगर कोई एलिमेंट एरे में कम से कम 2 बार आकर करता है तो हमें यस रिटर्न करना है या वरना हमें फॉल्स रिटर्न करना है, अगर सारे एलिमेंट उसके डिस्टिंक्ट हैं। तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर डिफाइन करते हैं जिसमें कि हम स्टोर करेंगे एरे का साइज। देन हम जाएंगे एरे पे, एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। और सेट के हर एक एलिमेंट को हम इसमें इंसर्ट करेंगे। सॉरी, मैंने सेट डिफाइन नहीं किया, मैं पहले सेट को डिफाइन कर देता हूँ। एक सेट हम पहले डिफाइन कर रहे हैं एक इंटीजर डेटा टाइप का। देन हम सेट में सारी वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। देन हम चेक करेंगे कि अगर सेट की साइज अगर बराबर है कि जो कि एरे की साइज थी, इसका मतलब है कि जितने एलिमेंट एरे में हैं वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी हमें फॉल्स रिटर्न करना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो चलिए चेक करते हैं हमारा कोड सही है या गलत। और ये हम अपना कोड सबमिट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये। हाँ, ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे समझा कि हमें डिस्टिंक्ट चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं एरे में डिस्टिंक्ट
वो सारे डिस्टिंक्ट हैं या कुछ उसमें डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने सेट का यूज़ किया, क्योंकि सेट जो है हमारा खाली यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो कि है हमारा मैप। मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। जैसे कि हमें मान लो स्टोर करना है कि एक एलिमेंट एक एरे में कितनी बार आया है, तो हमें मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, तो वहाँ पे हम मैप का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें मान लो हमारे पास एक एरे दी हुई है एन साइज की, जिसमें कि हमारी वैल्यूज़ हैं 1 2 2 एंड 3 एंड 5 एंड 4 4। तो हमें मान लो चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है और उसकी हमें फ्रीक्वेंसी के साथ स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम एक मैप डिक्लेयर करेंगे इंटीजर डेटा टाइप का, और उसमें एक इंटीजर टाइप की हम उसकी वैल्यू भी डिक्लेयर करेंगे। देन हम वहाँ पे जाएंगे कि हर एक एरे के हर एक एलिमेंट पे हम इटरेट करेंगे जहाँ पे, और देन हम उसमें जाएंगे और मैप में, और हम वहाँ पे जाके नम्स ऑफ आई को स्टोर कर देंगे इस फॉर्म में, ताकि वो स्टोर कर लेगा। सबसे पहले जब तक वैल्यू नहीं होगी तो तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी वो जीरो रखता है, देन वो आगे जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वो फ्रीक्वेंसी उसकी अपग्रेड करता जाएगा। तो इस तरह हम फाइनली जो हमारा मैप आया उसमें हम उसकी चेक देख पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। अब मान लो हमें उसमें जाके इटरेट हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार मैप में प्रेजेंट है। देन वी विल यूज a iterator। 1 सेकेंड। हाँ, जैसे कि यहाँ पे हमें मान लो वैल्यूज़ को हमें जाके अभी चेक करना है, तो हम यहाँ पे एक ऑटो इटरेटर नाम का एक आइटरेटर लेंगे जो कि हमारी वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा मैप से। देन हम जाके चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी मान लो हमें चेक करना है कि जैसे हमें वो एलिमेंट को स्टोर को रिटर्न करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 2 के बराबर है। तो हम यहाँ पे जाएंगे IT डॉट सेकेंड, हमने 2 किया, और जो भी हमारा पहला एलिमेंट आया जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो हम वहाँ पे रिटर्न कर देंगे IT डॉट फर्स्ट। तो इस तरह हम उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं मैप से। देन कुछ फंक्शन मैप के, जैसे कि हम मैप डॉट क्लियर, उससे एक पूरा मैप तुम्हारा क्लियर हो जाएगा जितनी भी उसमें वैल्यूज स्टोर होंगी। और हमें अगर कोई भी वैल्यू डायरेक्ट एक्सेस करनी तो हम मैप उसके उसके स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसकी की दे सकते हैं। तो हमें वहाँ पे जो भी वहाँ पे उस की से रिलेटेड जो वैल्यू स्टोर्ड होगी ना, वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। मैप आइटरेटर जो है वो बिहेव करते हैं सिमिलर टू सेट आइटरेटर। जैसे कि हम सेट में कोई भी वैल्यू को एक्सेस करते हैं ना, वैसे ही हम मैप में भी उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे तुम्हारा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, तो जो तुम उसमें मैप में जो वैल्यू दोगे वो तुम्हारी की होगी, उससे रिलेटेड जो उससे तुम्हारी अटैच्ड वैल्यू है ना, वो तुम्हें डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगी। देन हम उसके कुछ फंक्शन देखते हैं मैप के। जैसे कि यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन है बिगिन, जैसे कि वो एमपीपी, जैसे कि इसमें यहाँ पे एक आइटरेटर होता है, हमें जैसे मान लो एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट, तो हम उसमें करेंगे कि एक आइटरेटर हम इनिशियलाइज करेंगे मैप में। देन हम उसमें जाके उसका IT डॉट बिगिन कर सकते हैं, वो हमारा फर्स्ट रिटर्न कर देगा एलिमेंट के मैप का। यहाँ पे जो हम रिटर्न करेंगे वो IT डॉट बिगिन, वो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा। वैसे ही कि एंड होता है, वो जो तुम्हारा MPP डॉट एंड, वो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, वो तुम्हारे किसी भी मैप का लास्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। साइज, तुम्हें MPP डॉट साइज एक फंक्शन होता है जिससे तुम चेक कर सकते हो मैप का साइज कितना है। देन तुम्हारा मैक्स साइज होता है, वो रिटर्न करता है कितने तुम्हारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एक मैप होल्ड कर सकता है। एम्प्टी, MPP डॉट एम्प्टी, इससे तुम चेक कर सकते हो कि मैप में ऐसा तो नहीं कि हमारा मैप पूरा एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। देन तुम मैप में स्टोर कर सकते हो वैल्यूज एक पेयर टाइप की, और किसी भी तुम डेटा टाइप की पेयर जैसे तुम स्टोर कर सकते हो, या तुम चाहो तो तुम स्टोर कर सकते हो कि तुम एक इंटीजर वैल्यू से तुम पूरा एक वेक्टर को तुम मैप कर दो, ताकि एक इंटीजर से रिलेटेड जितनी भी तुम्हारी वैल्यूज है ना, उनको तुम वेक्टर में स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से भी तुम इनिशलाइज कर सकते हो। इरेज करना, एक आइटरेटर तुम डिफाइन कर सकते हो, वहां से तुम जो भी वैल्यू तुम्हारी है उसको तुम पॉइंट कर सकते हो आइटरेटर से, देन तुम उससे रिलेटेड जो एलिमेंट है उसको तुम पूरा डिलीट कर सकते हो।
देन क्लियर, जो कि सारी वैल्यूज को मैप से डिलीट कर देता है जितनी भी वहां पे स्टोर होंगी तुम्हारी। देन हम आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम पे मैप की। सो हम मैप की पहली प्रॉब्लम जो हम चेक करेंगे वो है, हमें एक एरे दिया हुआ है इंटीजर का, जिसमें हमें रिटर्न करना है टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट जो कि उसमें प्रेजेंट हैं, जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हमें उन सबकी टोटल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का सम रिटर्न करना है। ये एक लीड कोड की प्रॉब्लम है। सो चलो हम पहले अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। काउंट एलिमेंट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें हम सबसे पहले एक एन डिफाइन करेंगे जो कि रिकॉर्ड करेगा साइज जो है तुम्हारे एरे का। देन हम इटरेट करेंगे। देन हम सबसे पहले एक मैप डिफाइन करेंगे जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज को होल्ड करेगा। देन हम इंटीजर एक एरे की हर एक वैल्यू पर इटरेट करेंगे। देन हम इसमें मैप में स्टोर कर देंगे सारी वैल्यूज को उनकी। और हमें जैसे कि हमें यहाँ पे निकालना है कि हमें जो भी एलिमेंट है जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हमें उनकी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है। तो हम यहाँ पे एक मैक्सी नाम का हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें कि हम स्टोर करेंगे उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। सो हम स्टार्टिंग में मान लो हमें जैसे हम उसको 0 डिक्लेयर कर दे रहे हैं, और एक हम आंसर वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। तो यहाँ पे हम मैक्सी में हम यहाँ पे जैसे हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज को मैप में, वैसे हम यहाँ पे एक बार रिकॉर्ड कर ले रहे हैं कि किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ताकि हम डायरेक्टली जाएं मैप में इटरेट करके और उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को का टोटल सम ले सकें। देन हम एक आइटरेटर बनाएंगे जो कि हमारे मैप में आइटरेट करेगा, और देन हम यहाँ पे जाएंगे मैप में आइटरेटर पे। देन हम वहाँ पे it.second जो कि हमारी फ्रीक्वेंसीज को रिटर्न करता है, वहाँ पे हम जाके मैच करेंगे कि वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है या नहीं। अगर वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है, देन हम उनको आंसर वेरिएबल में उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। देन फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर वेरिएबल को, जिसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ सारी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड है। हम चेक करते हैं चलिए कि हमारा और ये हमारा आंसर सबमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टैक। स्टैक एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि यूज करता है लीफो प्रिंसिपल। लीफो प्रिंसिपल मतलब जो कि लास्ट एलिमेंट जो भी इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले हमारा वहाँ स्टैक से बाहर निकलेगा। अगर जैसे मान लो हमने यहाँ पे जैसे कि हमने सबसे पहले इंसर्ट किया है एलिमेंट 2, देन हमने जैसे कि यहाँ पे हमने मान लो इंसर्ट किया सबसे पहले 2, देन 9, देन 6, देन 5। तो हमारा सबसे लास्ट में हमारा 5 आया, तो यहाँ पे टॉप यहाँ पे हमारा रिटर्न करे हमारा टॉप यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो हमें मान लो जैसे कि हम स्टैक में पॉप करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट पॉप होगा जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ, सबसे पहले ये स्टैक से बाहर जाएगा। सिमिलरली तो इसमें 3 ऑपरेशन होते हैं, पुश, पॉप एंड टॉप। पुश से हम किसी भी वैल्यू को स्टैक में पुश करते हैं, पॉप से हम किसी भी वैल्यू को स्टैक से हम पॉप कर सकते हैं, और टॉप हमारा रिटर्न करता है कि जो वैल्यू सबसे टॉप पे इस समय पोजीशन पे है, जो हमने सबसे लास्ट में पुश की है। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जो कि है क्यू। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल। फीफो प्रिंसिपल में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि हमने इसमें जो जो एलिमेंट हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था वो सबसे पहले पॉप होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हमारा रेलवे टिकट लाइन सिस्टम में होता है कि जैसे जो सबसे पहले
टिकट के लिए खड़ा होता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है, और वही टिकट लेके सबसे पहले क्यू से बाहर जाता है। सो रेलवे टिकट लाइन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यू, क्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे फ्रंट होता है, रियर होता है, ये पॉइंट करते हैं, फ्रंट पॉइंट करता है फर्स्ट वैल्यू, रियर पॉइंट करता है लास्ट वैल्यू को जो कि हमने अभी इंसर्ट की। इसमें भी तीन ऑपरेशन हमारे होते हैं, पुश, पॉप और फ्रंट। जैसे वहाँ पे टॉप था वैसे यहाँ पे फ्रंट होता है। फ्रंट रिटर्न करता है कि जो तुमने सबसे पहले वैल्यू तुम्हारी पुश की होगी, जो अभी तुम्हारा सबसे फर्स्ट इंडेक्स पे तुम्हारी प्रेजेंट है क्यू में। पॉप जो होता है तुम्हारा वैल्यूज को क्यू से बाहर निकालने के लिए, इरेज करने के लिए यूज होता है। पुश तुम्हारा, तुम्हें कोई भी वैल्यू पुश करनी है या इंसर्ट करनी है उसके लिए यूज होता है। देन आइटरेटिंग कंटेनर्स जैसे कि हमारा वेक्टर होता है, सेट होता है, मैप होता है। इसमें हम एक आइटरेटर डिफाइन करते हैं, उससे हम उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं उस कंटेनर की। जैसे कि यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का वेक्टर डिफाइन किया था, तो हमने यहाँ पे एक फॉर इंट इंट एक्स किया। इंट एक्स मतलब एक आइटरेटर डिफाइन करेगा एक्स, जो कि इंटीजर टाइप की डेटा की वैल्यू को पॉइंट करेगा। वही सेम हम यहाँ पे सेट में भी कर सकते हैं, वही सेम हम यहाँ पे मैप में कर सकते हैं, क्योंकि मैप में हम एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे हमने एक पेयर टाइप ऑफ आइटरेटर डिफाइन किया है। अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर ऑटो एक्स, देन हम किसी को भी पॉइंट कर सकते हैं, मैप या सेट। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि किस टाइप का हम आइटरेटर, किस टाइप की वैल्यू हमने वहाँ पे स्टोर की है, तो उसी टाइप का एक आइटरेटर बना देगा। देन हम चाहें तो हम उसकी वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक्स डॉट फर्स्ट से हम उसकी फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, एक्स डॉट सेकेंड से हम उसकी सेकेंड वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स शॉर्टिंग एल्गोरिथम एक वे है जिससे कि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी एक ऑर्डर में। जैसे कि वो ऑर्डर हो सकता है तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी वैल्यूज को एक फॉर्मेट में, एक ऑर्डर में रखें, ताकि हमें एक्सेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज़ कंप्यूटर साइंस में बहुत जगह पे होता है। जैसे कि हमें सर्चिंग, कोई भी डेटाबेस से कोई वैल्यू को सर्च करना है। जैसे कि मान लो हमने वैल्यूज को शॉर्ट कर दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में, जितनी भी हमारी वैल्यूज थी वो असेंडिंग ऑर्डर में, और हमें डायरेक्टली एक्सेस करना है कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट तुम्हारा क्या है या kth लार्जेस्ट एलिमेंट तुम्हारा क्या है। तो अगर वो अनसॉर्टेड डेटा है तो तुम्हें पूरा इटरेट करके तुम्हें उसमें ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा। अगर हम एक बार सॉर्ट कर लेना तो हम डायरेक्टली उसको बीगो ऑफ वन टाइम में एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज को। इससे हमारा बड़े डेटा सेट्स में वैल्यूज को एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। और जैसे कि हमारा शॉर्टेड डेटा है, तो उसके बाद हमें उसकी, मान लो हमें उसकी मेमोरी लोकेशन नहीं पता, देन हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही इफेक्टिव ऑप्टिमल मेथड होता है सर्चिंग के लिए। उसके लिए भी सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम देखते हैं कुछ कॉमन टाइप ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन शॉर्ट है, बबल शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट है, मर्ज शॉर्ट है, क्विक शॉर्ट है। बबल शॉर्ट बबल शॉर्ट जो होता है उसकी बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होती है, एवरेज केस की बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है, वर्स्ट केस की बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है। वैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज दी हुई है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सारी और भी कुछ शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, जैसे मर्ज शॉर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमल टाइप की होती है शॉर्टिंग एल्गोरिथम। और क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, काउंट शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट, बकेट शॉर्ट, ये भी कुछ अलग और भी टाइप की शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। हम लोग इस लेक्चर में बबल शॉर्ट को देखेंगे, सिलेक्शन शॉर्ट देखेंगे, इंसर्शन शॉर्ट, उनकी पूरी वर्किंग कैसी होती है, देन उनकी पूरा कोड देखेंगे। देन हम मर्ज शॉर्ट का थोड़ा हम एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे वर्क करता है मर्ज शॉर्ट। हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट एक कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक एरे के एक एक मिनिमम वैल्यू को, एक मिनिमम इंडेक्स हम पॉइंट करते हैं जो कि स्टोर करता है कि उसमें हम एज्यूम करते हैं कि एक मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो हम सबसे पहले उसमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अनसॉर्टेड पोर्शन से उठाते हैं और उसको स्वैप कर करके उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाते हैं। इसी तरह हम एक अनसॉर्टेड डेटा, जैसे हमारा है 23, 5, 4 और 33 और मान लो 1 है,
तो इसमें पहले स्टार्टिंग में पूरा अनसॉर्टेड डेटा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक करके हम, मान लो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसको पॉइंट किया कि ये मिनिमम तुम्हारा इंडेक्स है, देन हम यहाँ पे जाएंगे, आगे उसके आगे जाएंगे, हर एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर इधर अनसॉर्टेड पोर्शन में कोई भी वैल्यू है जो इससे छोटी है, देन हम क्या करेंगे, मिनी नाम का जो पॉइंटर है जो कि इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था इसके, वहां पे हम स्टोर कर देंगे इसकी वैल्यू। देन क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ना वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगी, देन ये आगे बढ़ जाएगा, then ये फिर आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे फिर ये आगे बढ़ के ऐसे आ जाएगा 1 5 4 33 देन 23, ये ऐसे हमारी एरे हो जाएगी। चलिए फिर हम आगे बढ़ के आपको एक बार एक कोड के थ्रू दिखा, एक मतलब एक इसके थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरी एक स्टार्टिंग में जो एरे है ये पूरी अनसॉर्टेड एरे है, और फर्स्ट स्टेप के बाद हमने यहाँ पे मान लो सबसे पहले हमने एक मिनी नाम का पॉइंटर लिया था जो कि एक इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था। हमने पहले एज्यूम किया कि ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है, तो सबसे पहले मिनी तुम्हारा इसको पॉइंट कर रहा था। देन हम इसमें पूरी एरे में इटरेट करते हैं, फिर हम जाएंगे यहाँ पे हम जाएंगे और हम देन इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देंगे, देन सबसे मिनिमम वैल्यू स्टार्टिंग में आ जाएगी। अब इतना जो तुम्हारा पोर्शन है ना ये अनसॉर्टेड एरे बचा। देन हम अगली बार जब इटरेट करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इटरेट करना, फिर हम जाएंगे, हम सबसे स्टार्टिंग में मिनी देन हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, फिर ये जाएगा लास्ट में सबसे मिनिमम इंडेक्स से के पास जाएगा, देन ये चेक करेगा कि इससे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, देन ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। देन हम, अब ये पूरा इतना पोर्शन जो है ना ये सॉर्टेड एरे बन गया। देन हम सिमिलरली हम यहाँ पे अनसॉर्टेड एरे इसको मानेंगे, इस बार मिनी इसको पॉइंट करेगा, देन यहाँ पे अंदर जाएगा, अब ये दोनों वैल्यूज अगेन स्वैप हो जाएंगी। ऐसे ही ये सॉर्टेड पोर्शन यहाँ पे बनता जाएगा, यहाँ पे अनसॉर्टेड पोर्शन। देन फाइनली जब यहाँ पे दो वैल्यूज बची, देन ये आपस में स्वैप हो गई, और फाइनली जो हमें यहाँ पे मिला ये हमारा एक सॉर्टेड एरे है। तो चलिए हम इसकी हम एक बार कोड को चेकआउट करते हैं कि कैसे वर्क करता है कोड। ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है। इसमें जैसे कि हमने एक सी प्लस प्लस का कोड लिखा है, तो यहाँ पे हम देखिए सबसे स्टार्टिंग में जैसे हम एक लूप रन कर रहे हैं 0 से n तक की, जो कि तो हमारे एरे एलिमेंट पे एरे के इटरेट करेगा। स्टार्टिंग में हम सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट को हमने मान लिया कि ये मिनिमम वैल्यू है, सो हमने यहाँ पे मिनी से पॉइंट कर दिया। देन हम उसके आगे से हम अनसॉर्टेड पोर्शन में जाएंगे, एक्सेस करेंगे, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर कोई ऐसा वैल्यू है कि कोई ऐसा इंडेक्स अनसॉर्टेड पोर्शन में जिसकी वैल्यू इससे कम है, तो हम मिनी में उस इंडेक्स को स्टोर कर देंगे। देन हम जब ये अंदर वाले लूप से बाहर आएंगे फिर हम चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हमें कोई अंदर मिला मिनिमम इंडेक्स जो कि इससे भी स्मॉल हो। अगर ऐसा है देन हम स्वैप का कोड लिखेंगे, स्वैप यूजिंग थर्ड वेरिएबल है ये, तो उससे हम वैल्यूज को स्वैप कर देंगे। सबसे पहले हम मिनी की वैल्यू को एक टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, देन हम मिनी में उस एरे पे जो इंडेक्स था उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, देन हम एरे में जो इंडेक्स है उसमें हम दोबारा टेम्प की वैल्यू स्टोर कर देंगे। ऐसे हमारा जो कोड था वो सॉर्ट हो जाएगा। ये एक सिलेक्शन सॉर्ट है। इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ एन स्क्वायर होती है। सो हम आगे बढ़ते हैं। बबल शॉर्ट एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसमें जो हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप कर करके सबसे जो बड़ा एलिमेंट होता है ना उसको हम सबसे लास्ट में स्टोर करते हैं। देन हम जो पोर्शन यहाँ पे बचेगा वो अनसॉर्टेड पोर्शन होगा, देन हम फिर से उसमें बबल शॉर्ट अप्लाई करेंगे, फिर जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, देन ऐसे ही थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, ऐसे करके हम टोटल एरे को सॉर्ट करते हैं। इसमें हम जैसे मल्टीपल पासेस के बाद जैसे फर्स्ट एलिमेंट गोज टू एंड, यहाँ पे उसकी करेक्ट पोजीशन पे जाता है, देन आफ्टर सेकंड पास सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को सेकंड लास्ट पोजीशन पे स्टोर करते हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। आफ्टर के पास है हम जो लार्जेस्ट के एलिमेंट है वो लास्ट के पोजीशन पे चले जाते हैं। ऐसे ही हम इसमें, चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसे इसमें शॉर्टिंग होती है। जैसे यहाँ पे बबल शॉर्ट में इनिशियली एक पूरी जो है अनसॉर्टेड एरे दी हुई है हमारे पास। इसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को यहाँ पे हम को एक बार हम कंपेयर करते हैं, फिर जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है उसको हम पीछे पुश करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 3 था, ये कन्वर्ट हो गया 3 5 में, तो ये बड़ा था, ये ऐसे ही यहाँ पे 5 8 को कंपेयर करेगा, देन ये इधर आ जाएगा 8 5 8, इधर 5 8 तो सेम, ये मतलब ये हमेशा ये स्मॉल है ये बड़ा है तो यहाँ पे स्वैप नहीं होगा।
फिर ये 8 4 को कंपेयर करेगा, यहाँ पे 8 छोटा है, 8 मतलब बड़ा है, 4 छोटा है, तो यहाँ पे अगेन स्वैप करेगा वैल्यूज को। ऐसे ही लास्ट तक स्वैप करते करते ये एक सॉर्टेड फॉर्म में आ जाती है वैल्यूज। बबल शॉर्ट की ये है कोड हमारा, बबल शॉर्ट का एक सी प्लस प्लस का कोड है हमारा। तो हम देखते हैं ये समहाउ सिमिलर होता है, इसका कोड थोड़ा सा सिलेक्शन से, लेकिन थोड़ा सा ये अंतर होता है कि जैसे वहाँ पे हम एक रिकॉर्ड कर रहे थे कि मिनिमम इंडेक्स को हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे जो मिनिमम वैल्यू वाला था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल लूप रन करते हैं। जो पहला लूप तुम्हारा जाएगा आई इक्वल्स टू 0 से मतलब लास्ट तक तुम्हारा जाएगा। दूसरा लूप तुम्हारा जाएगा कि स्टार्टिंग से जहाँ पे अनसॉर्टेड पोर्शन जितना है ना वहां तक तुम्हें जाना है, तो सॉर्टेड पोर्शन में तुम नहीं जाओगे। तो हर एक स्टेप के बाद जैसे यहाँ पे वन एलिमेंट सॉर्टेड आ गया, तो हमें अब वहां जाने की जरूरत नहीं, तो हम इसीलिए हम वहाँ पे n माइनस आई माइनस वन तक जा रहे हैं। फिर हम चेक करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट को, कंपेयर करते हैं। अगर वो पहले अकरिंग एलिमेंट जो है वो तुम्हारा बड़ा है, देन हम वैल्यूज को स्वैप कर देंगे, वरना हम ऐसे रहने देंगे। इस तरह तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा। इसकी भी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पी ऑफ एन स्क्वायर होती है। देन हम आगे बढ़ते हैं इंसर्शन सॉर्ट। थर्ड हमारा जो शॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट एक ऐसा शॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि इटरेटिवली वर्क करता है, तुम्हारा इंसर्ट करता है एलिमेंट्स को सॉर्टेड जो तुम्हारा पोर्शन ऑफ एरे है उस ये स्टार्टिंग में क्या करता है, जैसे तुम्हारा ये एक एरे है, ये जैसे किसी एरे का अनसॉर्टेड पार्ट है, और ये जैसे मान लो सॉर्टेड पार्ट है, ये सॉर्टेड पार्ट है किसी भी एरे का। सो ये क्या करेगा, अनसॉर्टेड पार्ट से एक एलिमेंट को पिक करेगा और सॉर्टेड पार्ट में इसकी एक करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर देगा उस एलिमेंट को। ऐसे कर करके वो वो उसमें भी जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आगे आते रहते हैं, देन पीछे से अनसॉर्टेड पोर्शन से वो एलिमेंट्स को लाते रहते हैं, वैसे यहाँ पे करेक्ट पोजीशन पे पुश पे इंसर्ट करते रहते हैं। देन ये टोटल एरे जो तुम्हारी है शॉर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इसमें हमेशा एज्यूम करेंगे कि सॉर्टेड होगा तुम्हारा। देन हम सेकंड एलिमेंट पर जाएंगे, वहाँ पे हम एक बार कंपेयर करके देखेंगे कि अगर वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो उसको हम स्वैप करके आगे ले आएंगे। ऐसे ही हम तब तक इसको करते रहेंगे जब तक कि पूरी एरे सॉर्ट ना हो जाए। फिर हम चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से, जैसे कि इनिशियली यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरी एरे अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड एरे है यहाँ पे स्टार्टिंग में। फिर फर्स्ट पास के बाद हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि ये एक तुम्हारा शॉर्टेड है, सबसे पहले एज्यूम करते हैं इसको शॉर्टेड है। देन हम इसको कंपेयर करेंगे कि अनसॉर्टेड पोर्शन तुम्हारा ये है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से इसके कि ये दोनों करेक्ट पोजीशन पे है, नहीं नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने इसको लाया, इसके आगे इसकी करेक्ट पोजीशन पे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब ये शॉर्टेड पोर्शन हो गया तुम्हारा एरे का, और ये तुम्हारा अनसॉर्टेड पोर्शन हो गया तुम्हारा एरे का। देन हम सेकंड पास में जाएंगे, वहाँ पे हम यहाँ पे हम फिर ये तुम्हारा सॉर्टेड पोर्शन था, फिर हम इस एलिमेंट को उठाएंगे, इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे, फिर इसकी करेक्ट पोजीशन पे तुमने डाल दिया, सॉर्टेड हो गया और ये अनसॉर्टेड रह गया। देन हम आगे जाएंगे यहाँ पे 5 2 में 5 को हम कंपेयर करेंगे इस सॉर्टेड पोर्शन में, और इसकी करेक्ट पोजीशन पे यहाँ पे डाल दिया हमने। अब ये इतना पोर्शन तुम्हारा सॉर्टेड हो गया। अब लास्ट खाली तुम्हारे पास एक अनसॉर्टेड एलिमेंट बचा। देन हम आफ्टर फोर्थ पास हमने यहाँ पे उठाया 2 को, उसको कंपेयर किया और उसकी करेक्ट पोजीशन जो कि यहाँ पे है हम उसको इंसर्ट कर दिए, और फाइनली जो हमें मिला वो हमारा एक सॉर्टेड एरे मिल गया। देन हम इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम पे चलते हैं। ये भी हमारा एक सी प्लस प्लस का कोड है, और हम यहाँ पे चलिए एक बार चल के देखते हैं। ये हमने लूप स्टार्ट किया 1 से n तक, क्योंकि हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है तुम्हारा सॉर्टेड है, तो हमें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, हम सीधे 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम एक टेम्प नाम के वेरिएबल में है, जो कि हम इसमें हम एरे ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करते हैं। देन हम एरे में एक जे नाम का वेरिएबल लेते हैं जो कि i माइनस वन स्टोर करेगा। उसमें हम देन हम पूरी एरे में एक्सेस करेंगे, क्योंकि हम वो जो सॉर्टेड पोर्शन है एरे का उसमें हम अनसॉर्टेड से एक एलिमेंट पिक करके उसकी पोजीशन में इंसर्ट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक लूप रन करेंगे जिसमें हम की कंपेयर करेंगे आगे वाली वैल्यूज से, और अगर वो आगे वाली वैल्यूज में कोई वैल्यू इससे बड़ी है, तो हम वहाँ पे उसकी जगह पे इसको इंसर्ट करके यहाँ पे हम टोटल सॉर्टेड पोर्शन में इसको इंसर्ट कर देंगे। और इसलिए हम यहाँ पे एक लूप रन कर रहे हैं। फाइनली जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको हम लास्ट में सबसे जो बड़ी वैल्यू है सॉर्टेड पोर्शन की, उसको इंसर्ट कर देते हैं।
इस तरह हमारा ये इंसर्शन सॉर्ट भी खत्म हुआ, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की इसकी भी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है। देन हम चलते हैं मर्ज शॉर्ट की तरफ। मर्ज शॉर्ट जैसे कि हमने बताया था कि मर्ज शॉर्ट में हम उसका कोड नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है वो हम डिस्कस करेंगे। मर्ज शॉर्ट एक ऐसा शॉर्ट है जो कि बहुत ही ऑप्टिमल फॉर्म है, उस क्योंकि वो बिग ऑफ लॉग एन लॉग एन लेता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस बिग ऑफ एन लॉग एन होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक एरे उठाते हैं, उसको हम दो पार्ट में तोड़ते रहते हैं, जिसका साइज या तो सेम हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों के साइज में 1 का डिफरेंस होगा। फिर हम उसको तोड़ते रहते हैं, देन हम उसमें वैल्यूज को तब तक तोड़ते हैं जब तक वो सिंगल फॉर्म में ना आ जाए। सिंगल फॉर्म में आने के बाद देन हम उन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, फिर हम उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, अरेंज करते रहते हैं। जो वैल्यूज टूटी हुई हैं उनको हमने मर्ज कर दिया, मर्ज करते रहेंगे, मर्ज करते रहेंगे। यहाँ पे भी हमने इन दोनों को एक सॉर्टेड और ऑर्डर में अरेंज करके मर्ज कर दिया। देन फाइनली हमने इन पूरी दोनों एरेज जो थी, सब एरेज या एरे का टुकड़े जिनको हमने फिर से मर्ज कर दिया, फाइनली हमें एक सॉर्टेड एरे मिल गई। सो इसमें हम जैसे कि हम पैरेलली तोड़ते रहते हैं और इनको शॉर्ट करते रहते हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है, बिग ऑफ एन लॉग एन। और ये वन ऑफ द ऑप्टिमल फॉर्म है शॉर्टिंग का। देन ये शॉर्ट एक तुम्हारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है तुम्हारा सी प्लस में, जिससे तुम शॉर्ट कर सकते हो किसी भी एरे या वेक्टर को। ये जो है तुम्हारा ये भी एन लॉग एन लेता है। इसमें तुम किसी भी एरे को मान लो तुम्हें शॉर्ट करना है, तो तुम्हें जस्ट एक एरे डिफाइन करनी है और देन तुम्हें यूज करना है शॉर्ट ए कॉमा ए प्लस एन, एन जो तुम्हारा है एरे का साइज होता है। सिमिलरली यहाँ पे वेक्टर में तुम्हारा शॉर्ट करना है वी डॉट बेगिन से वी डॉट एंड। ये वी डॉट बेगिन फर्स्ट आइटरेटर जो कि पॉइंट करता है वेक्टर की फर्स्ट वैल्यू को, और ये तुम्हारा वेक्टर की लास्ट वैल्यू को पॉइंट करता है। एक्चुअली में पॉइंट करता है जैसे तुम्हारा वेक्टर है उसकी लास्ट में पॉइंट करता है। सो ये शॉर्ट करता है तुम्हारा लास्ट में यहाँ पे पॉइंट करता है, ये शॉर्ट करता है तुम्हारा एंड -1 तक के, वी डॉट एंड -1 तक की जितनी भी वैल्यूज है उनको शॉर्ट करेगा। सिमिलरली स्ट्रिंग में भी हम ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। ये तुम्हारा जो फंक्शन है प्री डिफाइंड, ये तीनों में लग सकता है, एरे, वेक्टर, स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एरे तुम्हारी दी जैसे यहाँ पे हम पेयर में भी लगा सकते हैं, पेयर को भी ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं 5 साइज का, जैसे यहाँ पे पेयर दिखाया गया है, 5 पेयर है एरे का, एरे के तो इसको भी ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट करेगा फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर कोई दो वैल्यू सेम है, देन वो सेकंड जो वैल्यू वाला फैक्टर है उसके बेसिस पे शॉर्ट करेगा। यहाँ पे जैसे हमने एक वेक्टर को शॉर्ट करके दिखाया है, ये यहाँ पे जैसे वेक्टर को शॉर्ट करने का कोड लिखा हुआ है। शॉर्टिंग जैसे यहाँ पे डन की जाती है, सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे होगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है देन उस कंपेयर करते हैं हम सेकेंड एलिमेंट को। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।